हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे जल चक्र, जो कि जल संसाधन का पार्ट है। पृथ्वी पर उपस्थित कुल जल की आंशिक मात्रा जो है वो 0.001% है। वायुमंडल में किसी भी निश्चित समय में विद्यमान रहती है। जल की पर्याप्त मात्रा जो है वह जल चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जल पृथ्वी के विभिन्न मंडलों में संचरण करता है, यानी कि जल जो है वो विभिन्न मंडलों में उपस्थित रहता है, चाहे वो स्थल मंडल हो, वायुमंडल हो, जल मंडल हो या जैव मंडल हो। जल जो है वो हमारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है। ये ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। यह वायुमंडल में गैस रूप में अल्प समय तक ही रह पाता है। ठीक है, जल जो है वो वायुमंडल में गैस रूप में कुछ समय के लिए रह पाता है। वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया है उसके माध्यम से पृथ्वी पर स्वच्छ जल उत्पन्न होता है। ठीक है, वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया होती है उसी के कारण जो स्वच्छ जल है वो हमें पृथ्वी पर उपलब्ध होता है। स्वच्छ जल पृथ्वी पर सबसे मूल्यवान पदार्थ है, क्योंकि पीने का या स्वच्छ पानी जो है वो बहुत कम मात्रा में पृथ्वी पर उपलब्ध है। नेक्स्ट आता है स्वच्छ जल। स्वच्छ जल की मात्रा पृथ्वी पर असमान है। ऐसा नहीं कि एक ही जगह स्वच्छ जल जो है वो आपको उपलब्ध हो जाएगा, बल्कि स्वच्छ जल जो है वो कहीं और अलग अलग स्थानों पर थोड़ा थोड़ा पाया जाता है। इसका मुख्य कारण है वर्षण की असमानता, यानी कि वर्षा जो है उसकी असमानता। आपने देखा होगा कि कहीं वर्षा बहुत अधिक होती है, कहीं वर्षा बहुत कम होती है। इसी कारण से स्वच्छ जल जो है उसकी मात्रा पृथ्वी पर असमान है। वाष्पीकरण भी इसके असमान वितरण को प्रभावित करता है। कुछ क्षेत्रों में वाष्पीकरण की तुलना में वर्षण अधिक होता है, इसीलिए वहाँ जल अधिक यानी कि ज़्यादातर पाया जाता है। विषुवत रेखा के दोनों ओर 20 डिग्री उत्तर और 20 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के बीच सर्वाधिक वर्षा होती है, और 20 डिग्री और 40 डिग्री अक्षांशों के बीच यानी कि उत्तरी और दक्षिण में अधिक वाष्पीकरण होता है। यहाँ वर्षण की अपेक्षा वाष्पीकरण अधिक होता है, अतएव इन अक्षांशों में मरुस्थल पाए जाते हैं। उत्तरी गोलार्ध में सहारा जो कि अफ्रीका में है, अरब, गोबी और थार जो कि एशिया में है, तथा दक्षिण गोलार्ध में अट्टाकामा, कालाहारी, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, ये सब जो है वो मरुस्थल है। यहाँ पर वाष्पीकरण जो है वो सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे रेत होती है। रेत के जो कण होते हैं वो बहुत ढीले होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर वाष्पीकरण जो है यानी कि जल जो है वो ईजिली वाष्पीकृत हो जाता है। स्वच्छ जल की प्राप्ति का सामान्य स्रोत जो है वो धरातलीय जल है, जो मुख्यतः वर्षण से प्राप्त होता है। वर्षा होने पर धरातलीय अपवाह छोटी छोटी नालियों, अवनालिकाओं और नदियों में होता रहता है। यानी कि जब वर्षा होती है तो नालियाँ, तालाब और नदियाँ हैं, इन सब में वर्षा का जो जल है वो इकट्ठा हो जाता है, और बहुत सारी छोटी नदियाँ मिलकर के एक बड़ी नदी का निर्माण करती हैं। किसी बड़ी नदी तथा सहायक नदियों और उपसहायक नदियों द्वारा अपवाह क्षेत्र यानी कि ड्रेन्ड एरिया जो है उसको नदी द्रोणी या बेसिन कहते हैं। नदी से नहर को काटकर ही उसका जल लिया जाता है या लिया जा सकता है। जल की घरेलू या व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए पाइपों द्वारा जल का प्रयोग किया जाता है। नहरों का जल मुख्य रूप से सिंचाई के लिए किया जाता है। ठीक है, नहरों का जो जल होता है, नहरों का जो पानी है उसका इस्तेमाल मुख्यतः किस लिए किया जाता है? सिंचाई के लिए। नदियों का अधिकांश जल जो है वो सिंचाई कार्यों में प्रयुक्त होता है। इसके अलावा घरेलू और औद्योगिक कार्यों में भी जो नदियों का पानी है उसका इस्तेमाल किया जाता है। नदी से जल निकालने के लिए दर नदी में जल की आपूर्ति की दर से अधिक होती है। यानी कि नदी का जो जल है उसको हम प्रयोग तो ज़्यादा करते हैं, ठीक है, उसका उपयोग तो ज़्यादा करते हैं, लेकिन उसकी जो आपूर्ति यानी कि उसमें जो जल की मात्रा है वो उसके मुकाबले कम होती है। यानी कि नदी में पानी भराव कम होता है, लेकिन उसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता है, तो उसका जल स्तर क्या होता है? वो घट जाता है, उसका जो वाटर लेवल है वो
घट जाता है और नदी एक टाइम पर आने के बाद सूख जाती है। इसके विपरीत वर्षा काल में नदी बाढ़ग्रस्त हो जाती है। जब ज़रूरत से ज़्यादा वर्षा होती है तो नदी का जो पानी है उसका लेवल थोड़ा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से बाढ़ की स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। इस समस्या के निराकरण के लिए बड़ी नदियाँ जो होती हैं उन पर बांध बनाए जाते हैं, ताकि बांध बनाने के बाद वहाँ पर बाढ़ की स्थिति पैदा ना हो। और इस बांध बनाने के बाद उस नदी का जो जल होता है उसका इस्तेमाल विद्युत बनाने के लिए भी किया जाता है। और इसी समस्या को हल करने के लिए विश्व की सभी प्रमुख नदियों पर बांध बनाए जाते हैं। सिंचाई के साधन कौन कौन से हैं भारत में? भारतीय कृषक सिंचाई के निम्नलिखित साधनों से अपने खेतों की सिंचाई करते हैं। सबसे पहला है नहरों और द्वारा सिंचाई। भारत में विश्व का सबसे बड़ा नहरों का जल पाया जाता है। उत्तरी भारत में जहाँ सदाबहानी नदियाँ यानी कि हमेशा बहने वाली नदियाँ उपस्थित हैं तथा उपजाऊ समतल भूमि है, नहरें सिंचाई का मुख्य साधन है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार, इन राज्यों में नहरों के द्वारा सिंचाई की जाती है। और दक्षिण भारत में कावेरी, कृष्णा और गोदावरी नदियों के डेल्टाओं में नहरों से सिंचाई की जाती है। कावेरी नदी के मैटूर बांध से नहरें निकालकर डेल्टाई क्षेत्र में सिंचाई की जाती है। केरल राज्य के पेरियार नहर भी सिंचाई का मुख्य साधन है। भारत में अनेक बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं बनाई गई हैं। भारत में 33% भाग को नहरों द्वारा सींचा जाता है, यानी कि भारत का 33% जो हिस्सा है वो किसके द्वारा सींचा जाता है? नहरों के द्वारा। दूसरा साधन है कुओं और नलकूपों द्वारा सिंचाई। भूमिगत जल को कुओं के माध्यम से प्राप्त करके उसके द्वारा सिंचाई की जाती है। कुएं कच्चे और पक्के दोनों प्रकार के बनाए जाते हैं। इससे क्या होता है, कुओं से या नलकूपों से जो वाटर लेवल होता है यानी कि भूमिगत जल जो होता है उसका इस्तेमाल सिंचाई के लिए किया जाता है। इससे सिंचाई तो हो जाती है, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक ये है कि जो वाटर लेवल है यानी कि भूमिगत जल का जो स्तर है वो दिन ब दिन कम हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मोटर या पंप सेट के द्वारा ज़मीन का जो पानी होता है वो खींच लिया जाता है और वहाँ पर जल की जो आपूर्ति होती है वो समय पर नहीं हो पाती, जिसके कारण जल स्तर गिर जाता है। ऐसा किन किन राज्यों में होता है? नलकूपों और कुओं द्वारा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों में 59% क्षेत्र जो है वो सिंचित किए जाते हैं। उसके बाद है तालाब द्वारा सिंचाई। कठोर धरातल के गहरे भागों में वर्षा का जो जल एकत्र हो जाता है उसे तालाब कहते हैं। यानी कि किसी एक छोटे से गड्ढे में या बड़े से गड्ढे में जब वर्षा का पानी इकट्ठा हो जाता है और वो एज इट इज़ बना रहता है तो उसको हम क्या नाम दे देते हैं? तालाब। भारत में लगभग 8% क्षेत्र जो है वहाँ पर सिंचाई तालाबों के माध्यम से की जाती है। दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक, इन राज्यों में किसान जो है वह तालाबों के द्वारा सिंचाई करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है विशाल बांध, लार्ज डैम्स। पहले बनाए गए बांध जो होते थे वो छोटी संरचना के होते थे। इनका इस्तेमाल केवल घरेलू कार्यों के लिए या सिंचाई के लिए किया जाता था, लेकिन उसके बाद बड़े बड़े बांधों का निर्माण किया गया और उनसे जल विद्युत उत्पादन का कार्य भी लिया जाने लगा। यानी कि जो बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं नदियों पर, अब उनसे जल विद्युत निर्माण का कार्य भी किया जाता है। वर्ष 1930 और 1950 से 1970 की अवधि में बड़े बांधों का निर्माण बहुत तेज़ी से किया गया और 2000 तक विश्व में 15 मीटर से अधिक ऊंचे और बड़े बांधों का निर्माण 48,000 हो चुकी थी। इनमें से 2/3 से अधिक बांध जो है वो एशिया में और संसार के लगभग आधे बांध अकेले चीन में हैं। ठीक है, आधे से ज़्यादा बांध जो है वो चीन में हैं और केवल 2/3 बांध जो है वो एशिया में पाए जाते हैं। विशाल बांधों के निर्माण यद्यपि सिंचाई और जल विद्युत उत्पादन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन इनके निर्माण से अनेक पर्यावरणीय समस्याएं जो वो भी उत्पन्न होती हैं। इसीलिए बड़े बांधों का निर्माण जो है वो विवादास्पद रहता है, विवादों से घिरा रहता है।
बड़े बांधों के पीछे जो बड़े बड़े जलाशय होते हैं बनाने के लिए वनाच्छादित भूमि, खेती योग्य भूमि और आवासीय क्षेत्र जो है वो जलमग्न हो जाते हैं। वन क्षेत्र के जलमग्न होने से पर्यावरण पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है और साथ ही साथ उस देश को आर्थिक क्षति भी पहुंचती है। इसके अलावा जलाशय के क्षेत्र में रहने वाले लोगों को यानी कि जो जलीय जीव हैं उनको विस्थापन का कष्ट भी झेलना पड़ता है। ब्राज़ील में अमेज़न नदी पर 1987 ईस्वी में बबीना बांध के निर्माण से 2360 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के प्राकृतिक वर्षा वन डूब गए थे। वायमेरी अतरोरी जनजाति के 1/3 लोगों का विस्थापन हुआ था, यानी कि जो जनजातियां थी वो उस स्थान को छोड़ करके कहीं अन्यत्र चली गई थी। और ये केवल इन्हीं स्थानों पर नहीं बल्कि हर उस स्थान पर परिस्थिति सेम रहती है जहाँ पर बांध बनाया जाता है। इसी कारण चीन में यांगत्से नदी पर 3 गार्जेज बांध पर्यावरणविदों द्वारा आलोचित रहा। भारत में नर्मदा नदी पर बनने वाला सरदार सरोवर बांध और भागीरथी नदी पर बनने वाला टिहरी बांध भी पर्यावरणविदों द्वारा आलोचना का और विवाद का विषय बना रहा। फिर भी विविध उद्देश्यों की पूर्ति में उपयोगी होने के कारण विश्व में बड़े बांधों के निर्माण किए गए हैं, जिनमें ह्यूबर बांध जो कि यूएसए में है, असवान बांध मिस्र में है और भारत में भाखड़ा, हरीराकुंड, रिहंद आदि। भारत में जल प्रबंधन, वाटर मैनेजमेंट इन इंडिया। बाढ़ों से विनाश होना और सूखे द्वारा फसलों का नष्ट हो जाना भारतीय मानसूनी जलवायु की प्रमुख विशेषता है। भारत की विशाल नदियां अनेक राज्यों से होकर के बहती हैं, अतः इन समस्याओं पर रोक लगाना किसी एक राज्य के अधिकार के क्षेत्र में नहीं है। कावेरी के जल के बंटवारे को लेकर झगड़ना तमिलनाडु और कर्नाटक राज्यों की पुरानी समस्या है कि जो कर्नाटक और तमिलनाडु हैं वो अक्सर कावेरी के जल बंटवारे को लेकर के उनमें विवाद छिड़ा रहता है, जबकि सरहिंद, यमुना और सतलुज नहर के जल बंटवारे को लेकर पंजाब और हरियाणा राज्य जो है वह आपस में संघर्ष करते रहते हैं। भारत में वर्षा और नदियों के असमान वितरण को देखते हुए राष्ट्रीय जल प्रबंध की एक नीति होना आवश्यक है, ताकि कोई भी उस जल को लेकर के विवाद ना करे। हम योजना बनाकर नियोजित ढंग से जल प्रबंधन द्वारा समृद्ध जल क्षेत्रों से जलाभाव वाले क्षेत्रों तक जल पहुंचा सकते हैं, यानी कि जिन क्षेत्रों में भरपूर जल की मात्रा है वहां से लेकर के हम उन क्षेत्रों में भी जल दे सकते हैं जिन क्षेत्रों में जल का अभाव रहता है। राष्ट्रीय जल प्रबंधन का लक्ष्य जो है वो बाढ़ों को नियंत्रित करना, जल अभाव वाले क्षेत्रों को जल की आपूर्ति कराना और वर्षा के जल का समुचित संरक्षण करना है। स्टूडेंट्स, होमवर्क में आपको एक लिस्ट यानी कि सूची तैयार करनी है जिसमें आप कौन सा बांध किस नदी पर और किस राज्य में स्थित है ये आपको लिखना है। ठीक है, कौन सी नदी पर कौन सा बांध बना है और वो बांध कौन से राज्य में है, ये आपको एक लिस्ट तैयार करनी है। थैंक यू एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास।